नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने के बाद अब अपनी पसंद और मर्जी का स्पीकर बनवाने में भी सफलता हासिल हो गई है। आज ओम बिरला ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिए गए हैं और जैसी उम्मीद थी ठीक उसी अनुसार स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने बीजेपी के एजेंडे को लागू करने की शुरुआत भी कर दी है। ओम बिरला ने आज आपातकाल यानी इमरजेंसी का जिक्र करते हुए इंदिरा गांधी की आलोचना की और 2 मिनट का मौन भी रखवाया। यानी बीजेपी ने बता दिया कि जिस रास्ते पर वो पिछले 10 सालों से चलती आई है उसी राह पर आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इस बार उसके रास्ते में विपक्ष मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। शायद ये बात बीजेपी को अभी तक समझ में नहीं आई है, लेकिन इसकी मिसाल भी आज देखने को मिल गई जब ओम बिरला को बधाई देते हुए राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेता, लगभग तमाम सांसदों ने उन्हें याद दिला दिया कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं उसका महत्व क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। आइए जरा कुछ लोगों की बानगी देखें, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस तस्वीर को देखिए। पूछते थे नरेंद्र मोदी कि कौन है राहुल गांधी, राहुल गांधी कौन, और राहुल गांधी को बुलाकर यहां और साथ साथ लेकर जा रहे हैं। न सिर्फ साथ साथ लेकर जा रहे हैं बल्कि हाथ भी मिला रहे हैं। ये देखिए, फिर इशारा करते हैं, इधर राहुल गांधी आते हैं, फिर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी हाथ मिलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जहां प्रधानमंत्री वहां उनके साथ साथ अब लीडर अपोजिशन। आप जानते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कल रात को चुन लिए गए, उस पर हमने विशेष कवरेज आपके सामने, विशेष ब्रेकिंग हम आपके सामने लेके आए थे। वो आपने रात को देखा था, सराहा था आप लोगों ने। लेकिन यहां से कहानी आज दूसरी शुरू होती है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आसंदी के लिए चुने जाते हैं ओम बिरला। ओम बिरला जब चुने जाते हैं उसके बाद जो विपक्ष है वो जिम्मेदारियां याद दिला रहा है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। आइए जरा एक एक कर सुनते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए, सुनते हैं राहुल गांधी को। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker sir, and also all the members.
तो यहां राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए और आसंदी पर विराजमान ओम बिरला को थोड़ा समझाइश देते हुए कि क्या कुछ होना चाहिए, आप हमारी बात भी जिसको दबाने की कोशिश अभी तक होती रही है उसको दबाने की कोशिश अब मत कीजिए, ये बताते हुए यहां राहुल गांधी के बाद बहुत सारे नेता अलग अलग पार्टियों के अपनी बात रखते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। आइए जरा अखिलेश यादव को भी सुनते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव। सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अंकुश की बात कर रहे हैं। आप का अंकुश विपक्ष पे रहता आया है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे, ये बात यहां अखिलेश यादव के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी। जरा ओवैसी साहब को भी सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे थे, सुनिए जरा। पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। तो असदुद्दीन ओवैसी के अलावा एनसीपी शरद पवार गुट की प्रमुख सांसद जो हैं इस वक्त सदन में, सुप्रिया सुले, उन्होंने भी अपनी बात रखी। आइए जरा सुप्रिया सुले को भी सुनते हैं। में बहुत अच्छा आपने काम किया, लेकिन 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है, हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं। और तब मेघवाल जी और प्रहलाद जोशी जी के साथ बहुत अच्छा काम कर पाए 5 साल। मेरी सिर्फ नए मेंबर्स को एक विनती रहेगी कि बहुत मेहनत करके हम सब यहाँ चुन के आते हैं। दोपहर को जब लंच टाइम होता है तो कोरम के लिए भी दोनों साइड से मेहनत करनी पड़ती है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो आई हैव बीन हियर अ लिटिल मोर देन मोस्ट ऑफ यू, सो वेरी हम्बली। थोड़ी नोक झोंक जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के नेता सांसद चुन के आए जम्मू कश्मीर श्रीनगर से आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, जो अब जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्हें थोड़ा समझाते हुए और बैठ जाइए कहते हुए नजर आए। आसंदी पर विराजमान नए नवेले ओम बिरला क्या कुछ कह रहे थे आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, आइए जरा सुन लेते हैं। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए,
या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया, या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है, तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं मैं, ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी। और आप उसके कस्टोडियन थे जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए, आप रहिए। इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। तो दोस्तों, विपक्ष की इन भाषणों से अब बीजेपी हैरान परेशान नजर आ रही है। ओम बिरला को आपने देख लिया, जब आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी जो हैं अपनी बात रख रहे थे, 370 की बात से लेकर तमाम बातें यहां रख रहे थे, तो इन्हें बैठा दिया गया और यह कहा गया कि आप याद रखिए कि आज पहला दिन है और सदन में राजनीति की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी सदन में उसके आगे क्या कुछ हुआ है, यह भी अभी आप तक हम रखेंगे, शुरुआत में रख चुके हैं। वैसे बीजेपी 4 जून के बाद से ही परेशान दिख रही है दोस्तों, क्योंकि उसे न 370 के पार सीटें मिली हैं, जो 370 अब की बार 370 पार का नारा लगा रही थी बीजेपी, और न ही एनडीए को 400 पार में सफलता हासिल हो पाई है। बल्कि इस बार विपक्ष दमदारी के साथ लौटा है। मोदी के हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के तीर बेकार हो गए हैं, तो अब वो आपातकाल की याद जनता को दिला रहे हैं कि 50 साल पहले क्या हुआ था। 24 जून को भी, जी हां, आज से 2 दिन पहले, आज 26 जून है, 24 जून को भी संसद सत्र की जब शुरुआत हुई तो उसमें संसद भवन परिसर में नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए आपातकाल को काला धब्बा बताते हुए कहा था कि आपातकाल में पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया था। और आज ओम बिरला ने इसका जिक्र किया। सबसे बड़ी चीज कि जो ओम बिरला शुरुआत में टोका टाकी कर रहे थे, तमाम नेताओं को कह रहे थे कि आज कम से कम पहला दिन है, आप आज राजनीति की बात मत कीजिए, राजनीति की बात आने वाले समय में हम कर लेंगे। लेकिन वही ओम बिरला जब आज भाषण देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आए, तब क्या कुछ कह रहे थे जरा सुनिए। और इसकी काफी लोग आलोचना कर रहे हैं कि ओम बिरला आखिर आज एक बहुत ही शानदार भाषण दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिया और क्यों वो आपातकाल तक पहुंच गए। आइए जरा सुनते हैं ओम बिरला की भी एक छोटी सी बाइट। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई। भारत के तो ओम बिरला के भाषण को आप सुन रहे थे। ओम बिरला शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा
का पूरा जो उनका भाषण है, उनका जो बयान है, वो पूरा फोकस्ड रहा इमरजेंसी पर, आपातकाल पर, इंदिरा गांधी पर और कांग्रेस के कार्यकाल पर। बिरला के इस बयान की तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक्स पर, ट्विटर पर एक पोस्ट भी लिख दी उन्होंने। और नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है जरा स्क्रीन पर ले आइए। पोस्ट में नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं कि मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़ी निंदा की, उस दौरान हुई ज्यादतियों पर प्रकाश डाला और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया उसका भी जिक्र किया। उन दिनों के दौरान पीड़ित सभी लोगों के सम्मान में मौन खड़े रहना भी एक अद्भुत भाव था। आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यह इस बात का एक उपयुक्त उदाहरण है कि जब संविधान को कुचल दिया जाता है, जनता की राय दबा दी जाती है और संस्थानों को नष्ट कर दिया जाता है, तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं ने उदाहरण दिया कि तानाशाही कैसी होती है। यह आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं कि आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं ने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि तानाशाही कैसी होती है। ये नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं। खैर, तो यानी यह समझ में आ रहा है दोस्तों कि मंगलसूत्र, मुस्लिम लीग और भैंस खोल कर ले जाने वाली बात जो थी, इसके बाद अब बीजेपी आपातकाल की बात को असल मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी और इस बहाने विपक्ष के द्वारा जो उठाए गए उन तमाम मुद्दों को दरकिनार करने की कोशिश करेगी जिनका वास्ता जनता के हित से है। अभी जातिगत जनगणना से लेकर नीट परीक्षा में हुई धांधली, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर किसानों को एमएसपी समेत कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। सरकार को 2 मिनट का मौन रखना ही था तो मणिपुर पर रख लेते, जहां आज भी शांति की तलाश की जा रही है, लेकिन सरकार ने आपातकाल पर मौन रखा। लेकिन क्या इस मौन की आड़ में सरकार विपक्ष की आवाज को दबा पाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ यह बात यहां सामने आती है कि आखिर इंडिया गठबंधन विपक्ष के इस मास्टर स्ट्रोक के सामने क्यों हैरान परेशान हो गई है बीजेपी, क्यों हैरान परेशान हो गया है सत्ता पक्ष। आइए इसी की चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ वरिष्ठ साथी, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, सीधे संसद भवन से ही आ रहे हैं। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत है। सुनील जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, आपातकाल की याद तो दिला रही थी, वहां पर बीजेपी और खासकर ओम बिरला 2 मिनट के मौन धारण से लेकर बहुत सारी बातें उन्होंने कह डाली, लेकिन जो बातें राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले से लेकर सैयद मेहदी तक ने कही हैं, उन बातों की चर्चा भी खूब हो रही है। और यहीं से कहीं ना कहीं ये सरकार आज से ही दबी दबी दिखाई दे रही है, हैरान परेशान दिखाई दे रही है। और साथ में एक सबसे बड़ी बात कि जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों का क्या, उन मुद्दों पर बात आखिर कौन करे। आप हमेशा जिस कदर चलाने की कोशिश करते रहे हैं सदन को, उसी कदर चलाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या शकील जी? देखिए राजीव जी, आज नए लोकसभा अध्यक्ष बने, आज ही बने। ओम बिरला ने कहा कि पहला दिन है, ये सब बातें मत कीजिए। तो उस वक्त लोगों को उम्मीद लगी थी कि शायद आज का दिन जो है ओम बिरला जी भी उस तरह की बातें नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी के ऊपर जिस तरह का प्रस्ताव रखा, उसकी आज किसी ने भी वहां पे सराहना नहीं की। सारे लोग हैरान हो गए कि आज पहला दिन है, आज वो दोबारा बने हैं, एक इतिहास बनाया है। उनसे पहले बलराम जाखड़ बने थे 2 बार, उनके लिए खुशी का दिन है। तो आज उन्हें ये सब बातें नहीं करना चाहिए थी। उससे पहले राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी, तो उसी के अनुरूप उनको जो है आज थोड़ा संयम दिखाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिखा पाए। उन्हें यह सिद्ध करना था कि आपने मुझे अध्यक्ष के लिए चुना है मोदी जी, और देखिए मैं वो सब करूंगा जिसकी आपने मुझसे अपेक्षा की थी। मोदी जी उसके बाद सदन के बाहर उन्होंने जो ट्वीट किया और कहा कि युवाओं को जानना चाहिए इमरजेंसी के बारे में। क्या जानना चाहिए ये उन्हें बताना चाहिए। 25 जून को
रामलीला मैदान में एक मीटिंग हुई थी उस वक्त के अपोजिशन की, और 25 जून को रामलीला मैदान की उस मीटिंग में जयप्रकाश नारायण ने भारतीय सेना को आह्वान किया था कि आप सरकार के आदेश मानने से इनकार कर दें। देश में पहली बार सेना को विद्रोह के लिए भड़काया गया था। 25 जून 1975 रामलीला मैदान, दिल्ली। क्या करती सरकार? है कोई इसका जवाब ओम बिरला जी के पास है, मोदी जी के पास? इंदिरा जी को मजबूर होकर इमरजेंसी लगाना पड़ी। सेना को विद्रोह के लिए भड़काया था, वो सारा रिकॉर्ड है जयप्रकाश नारायण का पूरा भाषण है। और फिर इमरजेंसी में क्या हुआ? ज्यादातर लोग माफिया मांग मांग के छूटे और उन्होंने फिर पेंशन ली। वो अभी पेंशन ले रहे हैं, और उनके उस प्रोग्राम में जो पेंशन याफ्ता लोग हैं, मीसाबंदी जो कहलाते हैं, जिसमें आरएसएस और बीजेपी और कुछ समाजवादी भी हैं, आज बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री वहां पे जा रहे हैं। तो देखिए, इमरजेंसी की अगर आप बात करें तो उसको समग्रता में करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने उसके लिए माफी मांगी, कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी। तो इमरजेंसी का बचाव आज कोई नहीं करता है, न किसी को करने की जरूरत है। लेकिन इस बात को भी साथ में बताना चाहिए कि उस वक्त के विपक्ष ने कितनी गैर जिम्मेदारी का काम किया। अभी पिछले 10 साल के बारे में सब कहते हैं कि देश में कैसा शासन रहा। खुद ओम बिरला जी अभी कह रहे थे कि वाद संवाद की बात करना चाहिए। दुनिया में हमें लोकतंत्र की जननी माना जाता है। इन्होंने एक दिन में 150 से ज्यादा सांसदों को निकाल दिया था। सब वही बात कहते हैं, अखिलेश ने कहा, सुप्रिया सुले ने कहा, सबने उस बात को कहा। बिना कारण गलती सरकार की तरफ से थी, या आप कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर से थी कि जो वहां पे 2 लोग हाउस में, सदन में कूदे। और सारा दोष किसके ऊपर बढ़ा गया? विपक्ष के ऊपर, कि आप ये मांग क्यों कर रहे हो कि उस बीजेपी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई करें। सारा मामला यह था, और आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी के जिस सांसद की रिकमेंडेशन पे वो 2 लोग आए थे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो विपक्ष के सांसद यही तो मांग कर रहे थे। तो देखिए, इमरजेंसी की जो बात है वो ज्यादा चल नहीं पाएगी। हालांकि इस काम को कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस कभी करती नहीं है, कि उसे वो लिस्ट निकाल देना चाहिए कि किन किन लोगों ने माफी मांगी। आपको मालूम है क्या होता था? जेल के अंदर जो जेल के अधिकारी थे, वो एक टीन का कनस्तर रख देते थे, और रात को आके लोग उसमें चुपचाप छुप के अपना माफीनामा डाल जाते थे, और सुबह उनको रिहा कर दिया जाता था। देख, कांग्रेस ने वो कोई रिकॉर्ड नहीं दिया कि किस किस ने माफी मांगी। न कांग्रेस कभी ये बताती है कि आरएसएस ने उस इमरजेंसी का समर्थन किया था, लिख के समर्थन किया था। तो इमरजेंसी के बारे में जब भी बात हो तो कांग्रेस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे समग्रता के साथ बात करना चाहिए, उसमें उसको बताना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ। बीजेपी तो करेगी क्यों? बीजेपी तो उसका फुटेज लेने की कोशिश करती है, जो अब मिलता नहीं है। क्योंकि जब तानाशाही की बात आती है तो लोगों के सामने पिछले 10 साल का जो अरसा है वो घूम जाता है कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, संसद के अंदर क्या हुआ खास तौर से। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। और इसके अलावा जो एक खास बात है कि जब हम इस बात की बात करते हैं कि लोकसभा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो राहुल की आज की उस स्पीच को एक बड़े गौर से देखने की जरूरत है। शायद बहुत दिनों बाद एक इतनी सोची समझी तार्किक स्पीच लोकसभा में लोगों को देखने को मिली। आज का दिन फिर राहुल ने जीत लिया। दिन आज था ओम बिरला का, निश्चित ही रूप से उनका दिन था, वो चुने गए थे, लेकिन वो असफल हो गए इमरजेंसी की बात करके। और राहुल, आज आप हर तरह से देख ले कि राहुल अब कितना अपने आप को बात मारने लगे हैं, अपने आप को चीजों में एडजस्ट करने लगे हैं। अभी कल परसों वो अपनी सफेद शर्ट क्यों पहनते हैं इसके बारे में बता रहे थे, लेकिन आज वो मौके की गरिमा के अनुसार कुर्ता पजामा पहन के गए।
आज मौके की गरिमा की मांग थी, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो कुर्ता पजामा पहन के गए वो, और उसी के अनुरूप उन्होंने आज का भाषण दिया। देखिए, अच्छे भाषण के लिए जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है, न शब्दों पे जोर देने की होती है। राहुल ने बहुत संयम से, बहुत सटीक तरीके से अपनी बात कही और बता दिया कि हम विपक्ष की आवाज है, जिसे न दबाया जा सकता है न जिसे बंद किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले और असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। और लेकिन सबको उम्मीद थी कि आज जब ओम बिरला खुद कह रहे हैं कि पहला दिन है और राजनीति हम नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति की बात इस ढंग से करते हुए पहले ही दिन सरकार ने बता दिया कि उसकी मंशा क्या है। और मंशा यहां पर साफ सामने है, जिसमें इमरजेंसी की बात न सिर्फ जिक्र करना बल्कि उसकी भर्त्सना करना और उस पर 2 मिनट का मौन धारण करना, ये सारी बातें यहां सामने आई हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए आज के दिन को? ओम बिरला, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आखिर ओम बिरला को ही जब बनाना था तो विपक्ष अपने उम्मीदवार को खड़ा क्यों किया? यहां से जरा इस बात का जवाब देते हुए आगे बढ़िए और आपातकाल तक आने की कोशिश कीजिए। प्रशांत जी। देखिए, विपक्ष ने आज जो है बहुत ही परिपक्वता दिखाई, संसद की मर्यादा को रखा कि स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं होना चाहिए, ये विपक्ष ने करके दिखा दिया। अब गेंद नरेंद्र मोदी के पाले में है, सत्ता पक्ष के पाले में है कि वो डिप्टी स्पीकर पे विपक्ष की मांग को, और जो जायज मांग है, जो परंपरा है, विपक्ष कोई भीख नहीं मांग रहा है, ये उसका अधिकार है और परंपरा है, वो उसको देते हैं या नहीं देते हैं, या कितनी सहजता से देते हैं। क्योंकि एक तो झूठ सामने आ गया, जिस तरीके से राजनाथ सिंह फोन कर रहे थे, उनका फोन नहीं आया, एक बात। दूसरी बात की जो आज की जो संसद हुई है, मुझे नहीं ख्याल आता, राजीव जी, शकील जी ने हम मुझसे ज्यादा सदन देखे हैं, मैंने भी कई स्पीकर्स को देखा है वहां पे, पहले दिन किसी स्पीकर को इस तरीके से कटाक्ष देकर बातें सुनाई गई हो, उनके अपने कॉन्डक्ट पर, उनके अपने आचरण पर उंगली दिखाई गई हो, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। और वो कोई गलत भी नहीं हुआ। 140 से भी ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करने वाले, महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी की संस्था को बर्खास्त करने वाले, और सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा शर्म की बात कि सबसे ज्यादा जो बिल, कुल 10 या 11% बिल ही केवल जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज को गए। सारे बिल, लगभग सारे बिल जो है वो पास हो गए वॉइस वोट से। अहम बिल बिना चर्चा के, जिसमें कि कृषि बिल भी शामिल थे जी। ये कॉन्डक्ट, और बार बार माइक बंद करना, बार बार कैमरे जो है वो विपक्षी नेताओं के ऊपर से हटवाकर अपने ऊपर लगवाना। याद कीजिए, जब राहुल गांधी पिछले सदन में मणिपुर में बात कर रहे थे, जितनी मणिपुर की स्पीच राहुल गांधी की थी 15-16 मिनट की, कैमरा लगातार ओम बिरला पे ही रहा। ये सब चीजें उनको आज याद दिलाई गई, उनके मुंह पर याद दिलाई गई। इससे ज्यादा अपमानजनक और इससे ज्यादा भर्त्सना और क्या होगी। शब्दों की मर्यादा रखते हुए विपक्ष ने इनको कायदे से, इसको कहा जाए कि सुना दिया, और इनको अपनी जगह दिखा दी कि आपकी जगह हमारे दिल में इज्जत वाली नहीं है। आप एक आसन पर बैठे हो, उस आसन की इज्जत है, व्यक्तिगत रूप से आपकी इज्जत नहीं है। ये विपक्ष ने आज इनको बता दिया बड़े सीधे शब्दों में। और आज जिस तरीके का सदन चला है, जिस तरीके का आप ही का प्रोग्राम है एक डीबी लाइव का, खरी खरी, जिस तरीके से विपक्ष ने खरी खरी सुनाई है अध्यक्ष को, स्पीकर को, उससे लग रहा है कि अब ये सदन चलेगा कैसे, कैसे वक्ता है, कितने होशियार चतुर, शब्दों के मर्यादा के रहते हुए भी कितनी तीखी बात कर सकते हैं। अखिलेश यादव का सुनिए आप, राहुल गांधी का सुनिए आप, इवन पप्पू यादव ने भी बात अपनी रख दी, तमाम लोगों ने भी बात रखी, और सबने लगभग, सुप्रिया सुले,
सबने बहुत मर्यादित भाषा में रहते हुए स्पीकर के ऊपर उंगली उठा दी कि आपका पिछला सत्र न्यायपूर्ण नहीं था, संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, उम्मीद करते हैं कि इस बार होगा। और उन्होंने 1 घंटे में सबको गलत साबित कर दिया इमरजेंसी की बात करके। देखिए, इमरजेंसी एक नॉन इशू है, 50 साल बाद कौन याद करता है, और इमरजेंसी की जितनी याद आप करेंगे आपको आज के ज़माने की इमरजेंसी दिखाई देगी। इमरजेंसी में तो 140 सांसद नहीं बाहर किए गए थे संसद से। इमरजेंसी में तो दो मुख्यमंत्री जेलों में अभी। एजेंसियां किस तरह काम करती हैं, ये है ना इमरजेंसी। और इमरजेंसी के सबसे बदनाम जो चेहरा था इमरजेंसी का, वो संजय गांधी जो सबसे बदनाम चेहरा इमरजेंसी के थे, उनकी पत्नी और बेटा तो बीजेपी में है। वो अगर वो चुन के नहीं आए, एक को टिकट नहीं मिला, एक हार गई चुनाव मेनका गांधी, वो होते तो आज उनको भी मौन में खड़ा होना पड़ता। तो बेसिकली ओम बिरला जी तो मेनका गांधी को एड्रेस कर रहे थे वहां से बैठकर। तो ये नॉन इशू है, इसमें कोई मतलब नहीं। वो संविधान के का जो नैरेटिव है उसको लेके कोशिश हेडलाइन मैनेजमेंट की, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट राजीव जी पुरानी कहानी हो गई। जिस मीडिया के तहत हेडलाइन मैनेजमेंट होता था, उस मीडिया का एग्जिट पोल के बाद अब कुछ बचा नहीं है, क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। देखिए, जो राहुल गांधी पे मैं फोकस करना चाहता हूँ जी, जो अभी शकील जी ने बताया, हम लोगों ने भी देखा कि आज राहुल गांधी कुर्ता पजामा में, आज उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा वाला जो व्हाइट टी शर्ट थी उसको छोड़ दिया। अपनी पद और गरिमा के अनुरूप उन्होंने अपने आप को बदला, री इन्वेंट किया, बहुत संयम से बहुत शानदार भाषण दिया। ये मौका बेसिकली नरेंद्र मोदी के सामने है कि वो नई परिस्थितियों में री इन्वेंट करें, इस सच्चाई को स्वीकार करें कि वो चुनाव हारे हुए हैं। वो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। टीडीपी और जेडीयू पे जनता ने उनको नकारा है, उनके पूरे कैबिनेट को नकारा है। इस सच्चाई को माने और अपने आप को री इन्वेंट करें एक बार। तो राहुल गांधी ने तो अपने आप को री इन्वेंट कर लिया, और अब वो फोटो फ्रेम में लीडर अपोजिशन के तहत ओम बिरला के साथ दिखाई भी दे रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं। और उनको ट्रोल करने वाले किरण रिजिजू आप देखिए कि नीचे खड़े हुए हैं उनको रिसीव करने के लिए। ये जनता की ताकत है। और दूसरा कि लीडर ऑफ अपोजिशन, देखिए बहुत अहम पोस्ट है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है जी। सीएजी वर्चुअली उसको रिपोर्ट करता है, बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में सीएजी काम करता है। और बीजेपी विपक्ष में जब थी तो उसने इस पद का पूरा इस्तेमाल किया सीएजी के थ्रू यूपीए सरकारों को बदनाम करने का, क्योंकि सीएजी बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ काम करता है, जिसके चेयरमैन अब राहुल गांधी हैं। तमाम अपॉइंटमेंट्स कमेटीज के चेयरमैन, सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, और आगे चल के इलेक्शन कमिश्नर भी होगा जो पीछे था, इन सब के अपॉइंटमेंट में रोल है राहुल गांधी का। उनका एक सेक्रेटरिएट होगा, उनको एक आईएएस ऑफिसर मिलेगा सेक्रेटरी। वो सब अब जो लीडर अपोजिशन की जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके का माहौल जो ओम बिरला बना रहे हैं स्पीकर साहब, वो मोदी जी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। राजीव जी, एक भी संविधान संशोधन पास नहीं हो सकता अब बिना विपक्ष के। 2/3 चाहिए संविधान संशोधन के लिए। 407 टीडीपी और वो जेडीयू से भी अकेले काम नहीं चलेगा। बीजेडी और बीएसपी अब सदन में नहीं है, अब तो जो है वो इंडिया गठबंधन है। तो संविधान संशोधन अगर आपको करना है, कोई ऐसी मनी बिल है जहां पे आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, उस 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको अगर इस तरीके का होगा कि ओम बिरला बैठेंगे वहां पे, किसी को बोलने नहीं देंगे, स्विच ऑफ करेंगे, निकालेंगे, जिस तरीके का आज इंडिकेशन दिया ओम बिरला ने कि वो सदन को वैसे ही चलाएंगे जैसा चला रहे थे,
तो ऐसे वो ट्रेजरी बेंचेस के लिए या मोदी सरकार के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। बिल्कुल, कोई बिल पास नहीं हो पाएगा। जी राजीव जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और प्रेम कुमार जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। आवाज मेरी आ रही है आप तक, प्रेम कुमार जी? जी बिल्कुल आ रही है आपकी। जी प्रेम कुमार जी, कैसे देखा जाए आज सबसे बड़ी चीज? प्रेम कुमार जी, आपका वीडियो थोड़ा डाउन हो रहा है। मैं आपको थोड़ा आपके पास थोड़ी देर बाद आता हूं। आप मुझे लगता है कि जल्दी ही घर पहुंचेंगे, क्योंकि वीडियो बीच बीच में आपका रुक रहा है। लेकिन सुनील शुक्ला जी के पास आपसे पहले आना चाहूंगा। सुनील जी, जरा आपसे समझूं कि इंडिया गठबंधन ने अपने कैंडिडेट को उतारा था, के सुरेश को, और चुनाव में जाने से पहले इंडिया गठबंधन ने ध्वनि मत से, जो ओम बिरला का जब नाम आता है ध्वनि मत से उनको स्वीकार किया जाता है और उनको आसंदी तक लेकर जाते हैं। प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों लेके जाते हैं। यहां खबर उसके बाद से लोगों की बड़ी इच्छा है ये जानने की, जिसके बारे में बता भी रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी ने अपने वक्तव्य में बताया भी, लेकिन थोड़ा ये चाहूंगा आपसे कि क्या यहां पर इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष ने कुछ चीजें अपने एक कदम पीछे खींचकर कुछ चीजों को रख लिया अपनी जेब में कि कल को जब जरूरत पड़े तो ये कार्ड हम निकालेंगे? ये एक्सपोज होने से बचने की कोशिश या बचाने की कोशिश, क्या ये नजर आई? और दूसरी चीज, जब यहां से अब आगे की रणनीतियां इंडिया गठबंधन, हम लिख भी रहे हैं इंडिया का मास्टर स्ट्रोक में शायद वो आ सकता है जहां पे इंडिया गठबंधन ने आज वोटिंग नहीं करवाई, और क्या इसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जाएगा? यहीं से चाहता हूं आपके विचार सुनना। और उसके अलावा जब इमरजेंसी पे आते हैं तो नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, और नरेंद्र मोदी के ट्वीट में सबसे आखिरी लाइन जो है वो जरा फिर से आपके सामने मैं पढ़ के रखना चाहता हूं। आखिरी लाइन में लिख रहे हैं कि आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं ने उदाहरण दिया कि तानाशाही कैसी होती है। यानी बार बार आप आपातकाल और तानाशाही शब्द को ला करके यहां आज आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, दोनों शब्दों के रूप में आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों से क्या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये दो सवाल इंपॉर्टेंट है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। चुनाव हमेशा जीतने के लिए ही नहीं लड़े जाते, संदेश देने के लिए भी लड़े जाते हैं, अपनी मौजूदगी को बताने के लिए भी लड़े जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए जब इंडिया दल समूह ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी तो ये सबको पता था कि अगर चुनाव होगा तो इंडिया दल समूह हार जाएगा। लेकिन इस बात की भी आशंका थी कि हो सकता है कि व्हिप जारी नहीं होता, तमाम जो बीजेपी का सहयोगी दल हैं उनमें क्रॉस वोटिंग की स्थिति आ जाए। खैर, लेकिन बावजूद इसके माना जा रहा था कि नहीं, बीजेपी के उम्मीदवार को हराना मुश्किल होगा। लेकिन इंडिया दल समूह ने यह संदेश देने में कामयाब रहा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी संसद को विपक्ष की सहमति के साथ या उसका सहयोग लेकर के चलाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, आपके उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप अगर आप उपसभापति का पद विपक्ष को दे दीजिए। एक संदेश उन्होंने क्रिएट किया कि उपसभापति का पद जो विपक्ष को मिलना चाहिए, संविधान के गरिमा के अनुकूल, लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल, संसदीय परंपराओं के अनुकूल, वह पद भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी के विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष ने अपने उम्मीदवार को खड़ा करके दो तरह के नैरेटिव दिए कि वह सरकार से लड़ने के लिए तैयार है और लड़ती रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी एक दलित नेता को अध्यक्ष पद के लिए स्वीकार नहीं किया। नंबर 3, बीजेपी उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम तरह के उसने राजनीतिक प्रयास किए और बनाया जिनके ऊपर संसदीय मर्यादाओं के अवहेलना का आरोप था, जिन्होंने संसदीय अपने कार्यकाल में 100 से ज्यादा संसदों का संस्था रद्द की, जिनके कार्यकाल में महुआ मोइत्रा चाहे राहुल गांधी जैसे सरकार के आलोचकों की सदस्यता खत्म हुई और बहुत जल्दी खत्म कर दी गई। तो ये तमाम चीजें जिसका संदेश देना चाहती है इंडिया दल समूह, वह देने में कामयाब रहा।
आप यह नहीं कह सकते हैं कि मतदान नहीं हुआ तो इंडिया दल समूह ने अपने कदम वापस ले लिए। अभिषेक बनर्जी ने बाहर निकल के क्या कहा कि 8 सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की, ये तो पब्लिक डोमेन में है, और उन्होंने कहा कि आप वीडियो देख करके आप जान सकते हैं कि कितने सदस्य मत विभाजन की बात कर रहे थे। ये नियम है, लोकसभा नियमावली में है, व्यवस्था है कि अगर पहला 2 व्यक्ति अगर उम्मीदवार होते हैं, अगर पहला प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो दूसरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मत विभाजन की बात हो गई तो पहला पर स्वीकार तो माना नहीं जाएगा। तो गोया कि जो संविधान पर के साथ, संवैधानिक मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करने का जो आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है वो एक बार फिर चस्पा हुआ। विपक्ष ने अपने आप को वापस नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं ठीक है हमें अपना उम्मीदवार मैं वापस लेता हूं, अपनी उम्मीदवारी तो उन्होंने वापस नहीं ली। विपक्ष के सदस्यों ने जिस टीएमसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि वो ममता बनर्जी ये कर रही है कि वो उनसे सलाह नहीं ली गई, हो सकता है कि वो अलग चली जाए, लेकिन अभिषेक बनर्जी का बयान आया, ये कीर्ति आजाद का बयान आया जो बाहर निकल के कर रहे हैं कि अब कई सदस्यों ने मत विभाजन की बात की। लोकसभा नियमावली की, संसद की नियमावली की यह व्यवस्था है कि अगर एक सदस्य भी मत विभाजन की बात करे तो मत का विभाजन होना चाहिए, वोट पड़ना चाहिए। अब आप संसद की कार्रवाई देखिए, जो लोग संशोधन प्रस्तुत करते हैं विभिन्न विधेयकों पर, मत विभाजन के पहले अध्यक्ष उनसे पूछते हैं कि आप मत विभाजन चाहते हैं या अपना संशोधन आप वापस लेना चाहते हैं। अगर सदस्य ने कहा कि नहीं हम मत विभाजन चाहते हैं, एक व्यक्ति कहता है मत विभाजन चाहते हैं, मत विभाजन होता है, ये संसदीय व्यवस्था है। तो आप अगर मत विभाजन की स्थिति आई और मत विभाजन की मांग की गई तो आप ध्वनिमत से इसको कैसे पारित कर मान सकते हैं? खैर, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर का निर्णय है वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, इसको तो आप चुनौती नहीं दे सकते। आप मेरे से कह सकते कि मैं नहीं मानता। तो अगर एक बार प्रोटेम स्पीकर ने अध्यक्ष पद पर ओम बिरला जी को चयनित मान लिया तो स्वाभाविक है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को उनको स्वागत करना चाहिए। अगर राहुल गांधी इसके बाद प्रतिवाद करते, वह संसदीय परंपराओं के विपरीत जाता, फिर आप ये आलोचना के शिकार होते। लेकिन इंडिया दल समूह ने जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय गरिमा का पालन नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी संसद को विपक्ष के आवाज के साथ चलाने के लिए तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक दलित नेता को न तो प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए तैयार हुई, न स्पीकर बनाने के लिए तैयार हुई, इस नैरेटिव को लोगों के बीच में ले जाने में कामयाब रही। दूसरी बात, आपने कहा आपातकाल के बारे में। आज देश में एक ऐसी पीढ़ी मौजूद है जिसने आपातकाल को देखा ही नहीं है, और वह क्या देख रही है कि एक ऐसी सरकार सत्ता में है जो चुनी हुई सरकारों को तोड़ देती है, एक ऐसी सरकार सत्ता में है जो बिना बहस के कानून विधेयक पारित करवा लेती है, एक ऐसी सरकार सत्ता में है जो नई संसद के भवन के शिलान्यास के समय और उद्घाटन के समय भी तत्कालीन राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करती, एक ऐसी सरकार सत्ता में है जो लोगों को नौकरी नहीं देती और नौकरी न देने की वजह से जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, एक ऐसी सरकार सत्ता में है, एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो अपने अब तक के इतिहास में किसी दलित नेता को न तो मुख्यमंत्री बनाया और न बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रखा। ये सबके सामने है। आज चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में है, ये लोग देख रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया, ये लोग देख रहे हैं, राजनीतिक दलों को काम करने की इजाजत नहीं दी गई, यह लोग देख रहे हैं, आपने जो आर्थिक संसाधन थे विपक्षी दलों के उनको पूरी तरह से सुखा देने के प्रयास किया, यह भी लोगों की जानकारी में। आप एक 50 साल पुरानी घटना, आप कोई भी व्यक्ति आपातकाल का समर्थन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को भी आपातकाल के बारे में जानकारी है और नहीं भी जानकारी है, वो आपातकाल के बारे में समर्थन कोई कारण रहा हो, किसी भी कारण से भी आपातकाल की घोषणा की गई हो, यह सरकार की विफलता है। आप व्यक्ति की नागरिकों की आजादी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन क्या वही स्थिति थी? क्या सरकार आज जो इस सरकार के सामने है, क्या मणिपुर की घटना पर यह सवाल नहीं पैदा होता कि संविधान का पालन किया जा रहा है या नहीं पालन किया जा रहा है? 1 साल तक किसान धरना देते रहे इस दिल्ली के सीमा पर, क्या वह संवैधानिक मर्यादाओं के अनुकूल था? आज भी किसान धरना दे रहे हैं हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर, क्या वो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन है? किस संवैधानिक मर्यादा की बात कर रहे हैं? आज यह लोगों के दिमाग में है।
अगर आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी का उल्लेख करके संविधान खतरे में है, जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया है उसको आप कमजोर कर लेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि आज संवैधानिक प्राविधान, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं उसको लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी और भारतीय जनता पार्टी का विरोधी भी, वो लोग भी जिसने आपातकाल को नहीं देखा जी। भय का वातावरण कब यह कहता हुआ कोई व्यक्ति नहीं मिलता ना कि भय का वातावरण था उस समय, लोग डरे हुए सहमे हुए लोग थे। आम आदमी ने कहता कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जो कार्यवाहियां हुई वह निश्चित रूप से उस कार्यवाहियों का भी समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि क्या 1975 की घटना का उल्लेख करके आज 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उसकी आप लिपापोती कर सकते हैं? क्या उस नैरेटिव को आप कमजोर कर सकते हैं जो विपक्ष ने पूरे चुनाव के दौरान पैदा किया? संभव नहीं है वो। अगर आप रोजगारी की बात, बेरोजगारी खत्म करने की बात, महंगाई को से निजात दिलाने की बात, संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात, लोगों की में बढ़ रही आर्थिक विषमता की बात, किसानों की स्थिति बेहतर करने की बात, अगर आप इस पे बात नहीं करते हैं और 1975 की इमरजेंसी की बात करेंगे तो लोग कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा। बिल्कुल। आप इतिहास का उल्लेख करके वर्तमान की अनदेखी थोड़ा कर सकते हैं। इतिहास किस बात, आप इतिहास की बात हम कब उल्लेख करते हैं? जब इतिहास से हम सीखते हुए पाए जाते हैं। अगर क्या 1975 का जो इतिहास जिसका उल्लेख करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उससे यह सरकार, यह पार्टी कुछ सीखती हुई नजर आ रही है? क्या यह लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करती नजर आ रही है? लोगों की अगर यह सरकार आईपीसी सीआरपीसी में संशोधन करके 90 दिनों तक पुलिस हिरासत की अनुमति देने की बात करती है तो वो कैसे कर सकती है कि वो जो 1975 की इमरजेंसी में हुआ था वो गलत हुआ था? जी। जिन संशोधनों के साथ आप लोगों की व्यक्तिगत आजादी के साथ खिलवाड़ करने पे आप आमादा हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि आप जो इमरजेंसी में हुआ था वो गलत था? आप ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करके तब आपको लाभ मिल सकता है जब आप ये कहें कि उस समय ये हुआ था, आज ये हो रहा है। अगर आप उससे बेहतर नहीं है तो उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करके अपना मुंह नहीं छिपा सकते। आपको आज की जवाबदेही देनी पड़ेगी। लोग आज की तारीख में आपसे चाहते हैं कि आप वो बताइए कि किस तरीके से आपने काम किया। तो जो इंडिया दल समूह ने जो कार्रवाई की, आज जिस तरह का प्रतिकार हुआ, क्या बिरला साहब ने जो इमरजेंसी को लेकर प्रस्ताव रखा, जो पढ़ रहे थे, पूरे दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। लोगों के बीच में क्या संदेश गया कि इमरजेंसी की जो विरोध करने की बात लोकसभा अध्यक्ष ने कही है उसका समर्थन केवल सत्तारूढ़ दल कर रहा है। तो क्या एक पक्षी समर्थन की बात करा करके आप अपने नैरेटिव को आगे बढ़ा सकते हैं? संभव नहीं है। ये जो सदन क्या प्रस्ताव के रूप में जो एक एजेंडा चलाने की कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो नहीं हो पाया। जो उनको उम्मीद रही होगी कि समाजवादी पार्टी, एनसीपी, डीएमके, एमआईएम, आरजेडी जो लड़ते हुए दिखाई पड़े थे इमरजेंसी के खिलाफ, वह लोग कांग्रेस से अलग होकर के इस प्रस्ताव के पक्ष में आ जाएंगे, वो नहीं हुआ। गोया कि आपने सदन का भाव प्रकट करने में आप विफल रहे। और ये सबने देखा, आप भले कैमरा में दिखा रहे होंगे कितना शोर हो रहा है, शोर तो लोग सुन ही रहे थे। तो यह जो बात कराने की कोशिश, वो आवाज तो आ रही थी लोगों को। और जो सदन में मौजूद थे, जो दर्शक दीर्घा में लोग रहे होंगे या जो पत्रकार समूह रहा होगा, वो तो आगे लिखेगा कि क्या हुआ था उस समय। तो ये सदन का भाव या सदन के मंतव्य को लेकर के जो बात करने की कोशिश की गई, वो फेल हो गया आपका। तो आप अपने वर्तमान को छिपाने के लिए अतीत को खोदते रहेंगे तो उससे आप छिप नहीं सकते। अपनी विफलताओं को आप जवाहरलाल नेहरू से जोड़ करके नहीं देख सकते। आज जो जनरेशन है वो आपको देख रही है, आपके कामकाज को देख रही है और उस पर आपका मूल्यांकन कर रही है। वो यह मूल्यांकन करने नहीं जा रही कि 1975 में क्या हुआ था। अगर आप उससे बेहतर होते तो निश्चित रूप से आपका मूल्यांकन होता। आपातकाल का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन आज की व्यवस्था का भी समर्थन नहीं किया जा सकता जिसमें लोगों की व्यक्तिगत आजादी में लोग अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने आज बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। ये लाइन कह रहा हूं मैं तो शायद कई लोग कह रहे होंगे, सोचेंगे कि, और कई जो इंडिया गठबंधन के समर्थक भी,
क्योंकि हवा का रुख की तरह लोग भी अपना रुख बदलते हैं। लेकिन हम जब विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण करते हैं दोस्तों, और विश्लेषण उस तह तक करते हैं, हम हवाई विश्लेषण नहीं करते। कई लोगों को लगता है कि आप तो बिल्कुल ही दूसरी गंगा बहाने की कोशिश करते हैं, दिशा बदलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं, हम उस दिशा के उस तह में जाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल जहां क्या कुछ चल रहा है। जैसे आज इंडिया गठबंधन ने अपने कैंडिडेट को कल उतारा, और आज ओम बिरला का जब मौखिक रूप से नामांकन हो गया, उनको स्वीकार कर लिया गया, उसके बाद वोटिंग न करवा के इंडिया गठबंधन ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। इस बात को आज समझ में, अगर आपको आज समझ में नहीं आ रही बात तो कल समझ में आएगी, जरूर आएगी। और इस पर दो हमारे साथी, खासकर प्रशांत टंडन जी और सुनील शुक्ला जी अपनी बात रख चुके हैं, और इन दोनों से पहले शकील अख्तर जी भी अपनी बात रख चुके हैं। तो ये मास्टर स्ट्रोक है, कैसे है ये कल समझ में आएगी। कल मतलब बिल्कुल कल नहीं, आने वाला जो समय है उस समय समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, एक्सपोज हो गए हैं ओम बिरला आसंदी पर बैठे हुए, कि कैसे उन्होंने जो इमरजेंसी की बात की, तो बहुत सारे सवाल बार बार उनसे पूछे जाएंगे कि इसी सदन में, और इससे पहले भी 1975 के बाद भी कई ऐसे मौके आए जिन मौकों पर क्या, और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसी सदन के ऊपर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। माफी मांगेगी बीजेपी? सवाल तो पूछा जाएगा। क्या वो इतने लोग मारे गए थे, बीजेपी माफी मांगेगी? तो कई सारे सवाल हैं, छोड़ दीजिए। मणिपुर पर माफी मांगेगी बीजेपी? वहां तो उनकी सरकार है। नीट पर माफी मांगेगी बीजेपी? इतने युवाओं के नाम पर वोट लेते रहे आप, माफी मांगेगी बीजेपी? तो बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश, थोड़ा हम लोग क्रिटिकल होते हैं, कुछ वैसे सवाल पूछते हैं जिन सवालों को मीडिया में नहीं उठाया जाता है, नहीं पूछा जाता है, और हिम्मत ही नहीं की जाती है। लेकिन आप दबकर इस देश की पॉलिटिक्स की का विश्लेषण अगर ना करें और दबे रहें तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और इसलिए सवाल पूछा जाता है, कहां यहां इंडिया का मास्टर स्ट्रोक क्या है और कैसे हैरान परेशान है यहां सत्ता पक्ष। इस बात को समझिए। हैरानी परेशानी यह है कि नरेंद्र मोदी को ओम बिरला की तारीफ में चिट्ठी नुमा ट्वीट करना पड़ता है, और उनको तानाशाही और इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि ये दोनों शब्द उनके साथ चस्पा हो गए हैं। आखिर इनसे पहले इतने सारे आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, मनमोहन सिंह भी आए, और भी बहुत सारे नेता आए। इंदिरा गांधी के बाद उनके ऊपर तो इमरजेंसी और तानाशाही का जिक्र नहीं आया, ये शब्द चस्पा नहीं हुए। आखिर नरेंद्र मोदी के सामने ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? इस सवाल को का जवाब ढूंढना होगा बीजेपी के उन समर्थकों को, और खासकर इंडिया गठबंधन के भी उन समर्थक लोगों को जो धीरे धीरे पाला बदलते हुए भी नजर आते हैं समय के साथ साथ। पाला मत बदलिए दोस्तों, यहां पर इस देश के लोकतंत्र को बहुत नजदीक से देखने की कोशिश कीजिए, और इस चर्चा में 1.5 घंटे की चर्चा में हम वही करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आऊंगा, फिर धनंजय जी के पास भी आऊंगा। लेकिन उनसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले, अभी से ठीक 5-7 मिनट पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूं। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार। तो राहुल गांधी ने नए पद को स्वीकार करने के बाद अपने तमाम शुभचिंतकों के नाम ये संदेश जारी किया है, और उसके बाद इन्होंने बता दिया है कि इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो क्या कुछ करने जा रहे हैं, और यहां से एक नए अध्याय, नए चैप्टर की शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा ये जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, उसके इस पक्ष को
और जरा और भी ओपन करने की कोशिश कीजिए कि यहां से क्या कुछ विपक्ष करने जा रहा है, क्या कुछ दिखाई देता है। राजीव जी, एक तो विपक्ष ने आज एक तरीके से कहा जाए कि ओम बिरला के बहाने सरकार को भी जो है वो संदेश दे दिए काफ़ी कुछ कि क्या आप करेंगे उसको लेकर के, और किस तरीके से विपक्ष जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर भी जो है वो अपना विरोध जारी रखेगा और सरकार को किस तरीके से मजबूर करेगा। पहले तो विपक्ष ने एक तरीके से कहा जाए कि जो संसदीय परंपराएं थी, जो संसदीय मर्यादाएं थी, उनका पालन करते हुए शुभकामनाएं दी ओम बिरला साहब को। लेकिन जब ओम बिरला साहब ने आसंदी पे बैठ करके पहले दिन ही अपने रंग दिखाना शुरू किए तो फिर उनको जो था वो उसी भाषा में थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश भी की गई और समझाया गया कि आप जो कर रहे हैं वो सब ठीक ठाक नहीं है। हालांकि जिस तरीके से ओम बिरला साहब ने पहले ही दिन जाकर के आपातकाल को लेकर के जो अपना भाषण दिया एक तरीके से कहा जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको जिस तरीके से ट्वीट किया और शाबाशी दी है, इससे राजीव जी समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन चुनाव के दौरान जो बात कह रहा था कि संविधान को खतरा है, उसको ओम बिरला और नरेंद्र मोदी दोनों साबित किया कि वास्तव में ये खतरा था और ये खतरा अभी भी बना हुआ। मतलब जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक इस संविधान को खतरा रहेगा। ये आज ओम बिरला के एक तरीके से कहा जाए उस वक्तव्य से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से ये बात साबित होगी राजीव जी, और अब इसके लिए किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपक्ष जितना ताकतवर है, विपक्ष ने जिस तरीके से आज विरोध किया और ओम बिरला एक तरीके से देखा जाए मजबूर से भी एक बार राजीव जी नजर आए थे जब अपना वक्तव्य पढ़ रहे थे, शोर गुल के बीच में वो अपनी बात करते रहे। इससे ये साफ समझ में आता है कि अब ये सदन किस तरीके से लेगा, ये समझ में आ गया है। दूसरा, जिस तरीके से आज विपक्ष ने खासतौर से इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके की जो बातें आज रखी हैं सदन के अंदर, और कहा जाए कि बहुत सभ्यता के दायरे के अंदर खासतौर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस तरीके से धोया है एक तरीके से कहा जाए ओम बिरला को, तो अगर उनमें थोड़ी सी समझ हो राजीव जी, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं आज ही इस्तीफा देके चला जाता। मतलब जिस कायदे से धोया गया है उनको, तो उनमें अगर थोड़ी सी समझ होती तो आज ही इस्तीफा दे करके चले जाते। हालांकि जब वो कहा जाता रहा और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो जो सांसद थे वो जब बातें कर रहे थे तो वो उनका शुरू हो गया था ओम बिरला का नो बैठ जाइए तो शुरू हो गया था। यानी वो अपने पुराने रंग में आ गए। यानी पुराने रंग में राजीव जी मोदी जी दिखाई नहीं देंगे, ओम बिरला भी उसी रंग में दिखाई देंगे, ये साबित एक तरीके से हुआ है। लेकिन अब ओम बिरला क्या इतने ताकतवर होंगे, जैसा हमने कहा पहले भी कि अब वो परिस्थितियां नहीं होंगी कि संसदीय कार्य मंत्री 150 सांसदों का निलंबन का प्रस्ताव लेकर के आ जाएं और वो प्रस्ताव एक झटके में पास हो जाए। अब वो परिस्थितियां नहीं होंगी और कानून पास कराना भी इतना आसान नहीं होगा कि 1 मिनट के अंदर कानून पास हो जाए। तो बहुत सारी चीजें अब हैं, ये साफ समझ में आ गया राजीव जी कि विपक्ष बहुत ताकतवर है, सरकार बिल्कुल एज पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अभी भी उनकी हिम्मत नहीं है। आज भी जैसे सदन में हम लोगों ने देखा उनकी भाव भंगिमा, उससे साफ समझ में आ रहा था कि उनके चेहरे पर तनाव बहुत ज्यादा है। अब ये तनाव कितना रहता है और इंडिया गठबंधन किस तरीके से एकजुट रहते हुए मोदी जी के तनाव को और बढ़ाता है, ये आगे आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और भी साथी धनंजय कुमार जी। पहले धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूं। धनंजय जी, आज के दिन को किस ढंग से देखते हैं आप? सदन में अब सरकार बन चुकी है और एक ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ये जतलाने की कोशिश कि कुछ भी नहीं बदला है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। लगभग 5% इधर से उधर हुआ है, बाकी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। सदन में, लोकसभा में वही ओम बिरला फिर से विराजमान हैं आसंदी पे, और आज भी अभी तक जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब तक ये क्लियर नहीं है कि इस बार भी डिप्टी स्पीकर होगा या नहीं होगा। जो लोग पिछली दफा मंत्रिमंडल में थे जो हार गए वो बाहर हो गए, वरना जो हैं वो आज भी वही हैं, वही सारे पोस्ट हैं जो पोस्ट पहले थे। मतलब सब कुछ पहले जैसा है, यही बताने की कोशिश। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी जो बात कह रहे थे, बहुत बड़ी बात है ये कि हाव भाव देखिए, बदला सा क्या है? बदला सा ये है कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ चलते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। यानी नेता प्रतिपक्ष बदला है, और नेता प्रतिपक्ष वो है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि राहुल कौन, ये है, ये परिवर्तन दिखाई देता है।
लेकिन इसके साथ ओम बिरला जब बात अपनी रखते हैं तो वो बात 50 साल पीछे लेके जाते हैं, लेकिन 5 साल पीछे या 5 साल आगे की बात नहीं होती है। क्या यहां से एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है? क्या यहां से इस डेमोक्रेसी में जिसकी डिमांड राहुल गांधी कर रहे थे, जिसकी डिमांड अखिलेश यादव कर रहे थे, जिसकी डिमांड असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, जिसकी डिमांड सैयद मेहदी कर रहे थे, क्या वो दिखाई देता है? जिसकी डिमांड सुप्रिया सुले कर रही थी, पप्पू यादव कर रहे थे, ऐसे तमाम नेता कर रहे थे, क्या ये दिखाई देता है कि यहां वो स्पेस है, वो स्पेस दिखाई देता है जहां आपको बोलने की आजादी हो, जहां आपको बाहर न फेंका जाए, ये स्पेस दिखता है? या यहां पर वो स्पेस दिखता है जहां पर सदन में विपक्षी दलों की संख्या अब उतनी कम नहीं है, अब ज्यादा है, और इधर उधर किए तो बहुत बुरा हो सकता है, अंजाम अच्छा नहीं होगा? ये हम देखें यहां पे कैसे देखा जाए? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर। देखिए, जो बदलते नहीं हैं वो टूट जाते हैं, और जो समय के साथ नहीं चलते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि जो हम हैं वही सत्य है, उसके अलावा सब झूठ है, तो ये भ्रम है। और भ्रम अगर कोई पाले रखना चाहता है तो रखने दीजिए भ्रम। लेकिन आज जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ओम बिरला जी को बधाई देते हुए अपनी बात रखी, वो बतला रहा है कि इतना आसान इस बार संसद नहीं है। और ये भी बदला है कि पिछली बार अगर सदन में एक था, घबराहट थी विपक्ष के नेताओं में, हम संख्या में कम है, और ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी को हराना आसान काम नहीं। इस बार के लोकसभा चुनाव में ये समझ में आया कि हराना आसान काम है, और नरेंद्र मोदी जी हारते हारते बचे खुद। इससे स्मृति ईरानी जी हार गई, नरेंद्र मोदी जी भी हार सकते थे अगर कांग्रेस उस तरह से प्लान करती थी। हमें तो लगा था कि उस तरह से विपक्ष प्लान करेगा, हालांकि किया नहीं। मेरी भी इच्छा थी कि वहां से प्रियंका गांधी को लड़ाया जाना चाहिए बनारस से, और प्रियंका गांधी को अगर लड़ाते और सब मिलकर के एक कैंप लगाते अगर विपक्ष के नेता, तो स्थितियां बदल जाती। अब फिर बात आती है कि जो संसद है वो संसद किसकी है? नेताओं की संसद है, ओम बिरला जी की संसद है, या इस देश के नागरिकों की संसद? मैं मानता हूं ये संसद जो है देश के नागरिकों की। ओम बिरला जी एक किरदार है, किरदार से ज्यादा नहीं है। उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि आप इस सदन के अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी है कि आप ईमानदारी से इस सदन को चलाइए। और आम आदमी सब देख रहा है, आप कैमरा किसी पे रखिए, सब पहुंच जाता है आम आदमी तक। और अगर वही बर्ताव रखेंगे, आज जो उन्होंने बर्ताव दिखाया, खड़ा होकर लगता है जैसे किसी को डांट रहे थे। अरे आप डांटने के लिए नहीं बने हो लोकसभा अध्यक्ष, प्रिंसिपल नहीं हो आप। अगर ये आपको लगता है कि सारी जानकारी आपके पास है, सारा ज्ञान आपके पास है, सब अभी आपने संविधान को खोल करके पी लिया है और आप जो बोलेंगे वही संविधान हो जाएगा, भ्रम में जी रहे हैं। अगर है भी विद्वान तो आपको सबके साथ चलना पड़ेगा। लोकतंत्र यही कहता है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है और उसके सामने जो हमारे गांव का कोई एक आम आदमी है, तो दोनों का वैल्यू कम हो जाता है। कुर्सी पे वैल्यू कम हो सकता है, लेकिन सड़क पे चलते हुए संविधान ने दोनों को बराबर अधिकार दिए हैं। और आप याद कीजिए जिस तरह से पप्पू यादव ने जवाब दिया था कि भैया हम कृपा पे जीत के नहीं आए हैं, हम अपनी ताकत पे जीत करके आए। इस देश का हर नागरिक अपनी ताकत पे रह रहा है। मोदी जी को भले भ्रम हो सकता है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसकी वजह से 80 करोड़ लोग जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये आपका भ्रम है। इस देश का नागरिक अपनी ताकत पे जी रहा है, और जिस दिन ये लगेगा कि आप उसकी रोटी खा रहे हैं, उसका अनाज छीन के खा रहे हैं, उस दिन गिरेबान पकड़ सकता है इस देश का नागरिक। जो नेहरू जी की एक बात याद आती है, नेहरू जी का किस्सा कि नेहरू जी के गिरेबान को पकड़ लिया एक महिला ने और कहा कि देश की आजादी के बाद हमें क्या मिला। तो नेहरू जी ने कहा आजादी के बाद ये मिला कि आप प्रधानमंत्री के गिरेबान को पकड़ सकते हो। तो वो बात लोग भूले नहीं है। और अब एक महत्वपूर्ण बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आज दिन में भी हम सुनील जी के साथ थे, बात कर रहे थे कि ये अभी इमरजेंसी को याद करने की क्या जरूरत पड़ी। किसी को कभी याद करने का कोई मकसद होता है, प्रयोजन होता है, उसका उद्देश्य होता है।
और उद्देश्य का मतलब होता है सकारात्मक। ये अक्सर बीजेपी वाले सकारात्मक और नकारात्मक की चर्चा करते रहते हैं। सकारात्मक मतलब क्या होता है? आप जो कहो सकारात्मक और दूसरा बोले नकारात्मक, नहीं भाई। सकारात्मक और नकारात्मक मतलब होता है कि आप जो कर रहे हो, आप जो कह रहे हो, उसका रिपरकशन क्या है, उसका प्रभाव क्या है। आप इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हो सकता है गांधी जी को आप नहीं जानते हो, पहले हो सकता है संविधान से पहले इमरजेंसी के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन देश के बच्चों को इमरजेंसी के बारे में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, स्कूल के बच्चों को। योगेंद्र यादव ने बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था जब अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे उस दौरान का। जी। तो इमरजेंसी बुरी है, बुरी रहेगी, लेकिन ये कह करके आप क्या साबित करना चाहते हो? 10 साल में लोगों ने देखा नहीं किस तरह से आपने देखी, किस तरह से आपने जीएसटी लागू किया, किस तरह से आपने कोरोना समय में आपने देश, किस तरह से आपने किसानों को 13 महीने तक सड़कों पर, किस तरह से आपने युवाओं को कहा कि हम नौकरियां देंगे और क्या किया, ठगा युवाओं को, किस तरह से देश को ठगा 370 के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर। अभी राम मंदिर के जो मुख्य वो कह रहे थे कि पानी टपक रहा है ऊपर से, चंपत राय जी आके प्रवचन दे रहे हैं कि नहीं नहीं टपक रहा, वो झूठ बोल रहा है। अरे तो कौन झूठ बोल रहा है? जाकर के दिखाओ, लाइव कैमरा लगा करके पानी ऊपर से गिराओ और दिखाओ, देश को समझ में आएगा। तो लेकिन सवाल उठता है कि देश को कितने दिन मूर्ख बनाओगे? और देश की जनता जान गई, आपको एक मौका दिया है, मौका दिया सुधरने का, और सुधरने का मौका ये दिया है कि चुनाव आयोग, आज भी आम आदमी कह रहा है कि चुनाव आयोग ने मौका दिया है। चुनाव आयोग अगर ईमानदार होता तो ये मौका मिलने वाला नहीं था। और जब अब भी अगर आप नहीं सुधरोगे तो फिर तो वो है ना कि इतिहास में भी आप कहाँ हो कि ढूंढना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और आप अभी हेडगेवार साहब को क्यों नहीं याद किया? अभी तो जन्मदिन उनका आया था, मोदी जी को याद करना चाहिए था, प्रतिमा का अनावरण करना चाहिए था संसद के बाहर। क्या दिक्कत थी? उन्होंने तो आरएसएस का विचार रखा था। वो अगर नहीं आरएसएस होता क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते? वो आप नहीं याद कर रहे, करना चाहिए था याद। लेकिन मैं कहूंगा कि आरएसएस तो चाहे कोई हो, सबसे इम्पोर्टेंट नागरिक है, और नागरिक हर नागरिक की गरिमा है। अगर आप व्यक्ति की गरिमा को आप, आपकी आवाज डाउन हो रही है आपकी, धनंजय जी आवाज डाउन हो रही है। तो मैं ये कहना जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, और इमरजेंसी का मतलब क्या होता है और लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, इस देश के पढ़े लिखे लोग जान रहे हैं। आप जो 24 लाख जिन बच्चों का नीट के एग्जाम पे ग्रहण लगा हुआ है, उन 24 लाख बच्चों का मतलब समझते हैं? 24 लाख परिवार, और 24 लाख परिवार का मतलब है पढ़ा लिखा वर्ग। कहां ठहरोगे आप? अब अगर उसने कह दिया नीट ला करके बनियान टी शर्ट पहन करके आ गए पप्पू यादव, तो आप प्रवचन दे रहे हो, तो ठीक आपको समझा दिया। तो इस बार मुझे लग रहा है कि सत्ता पक्ष को उनको आईना भी दिखाने का काम विपक्ष करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिस पे चर्चा होनी चाहिए वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना ये क्या मायने रखता है और कितना परेशान कर सकते हैं राहुल गांधी इस सत्ता पक्ष को, नरेंद्र मोदी को खासकर, जो सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात, इस पर चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा जरूरी है। और यही कारण है शायद कि राहुल गांधी ने अभी वीडियो जारी किया है जिसको हमने सबने देखा है। प्रेम कुमार जी, जरा इस मसले को, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी, ओम बिरला और सदन के अंदर की बात खूब कर रहे हैं, लेकिन उसी सदन के अंदर आज कौन राहुल गांधी कहने वाले नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी को बुलाना पड़ा और साथ साथ आगे बढ़ना पड़ा आसंदी तक। इसलिए यहां जरूरी है, यह चर्चा लाजमी है कि राहुल गांधी का, क्योंकि अभी तक नेता प्रतिपक्ष तो ऐसे था नहीं कोई, लेकिन हां इधर से और अधीर रंजन चौधरी उस रोल में थे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अब नहीं है, अब राहुल गांधी हैं। इसलिए यहां इंपॉर्टेंट है। प्रेम कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रेम कुमार जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। शुक्रिया राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग विषयों पर आज की घटनाओं के बीच आपने जो जिम्मेदारी मुझे बोलने की दी है वो खास करके, तो वो आप, राहुल गांधी तो पहले भी थे, राहुल गांधी आज भी हैं, 2 साल पहले भी थे, 2 साल के दौरान भी थे और आज भी है। लेकिन राहुल गांधी कौन और नरेंद्र मोदी के सामने कौन,
ये दो प्रश्न थे चर्चा में कि नरेंद्र मोदी के सामने, और नरेंद्र मोदी जी ने पूछा था राहुल गांधी कौन। ये दोनों कौन का अब बोलने की आवश्यकता नहीं रह गई है। अब आने वाले समय में, जबकि आज नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं राहुल गांधी, सिर्फ कांग्रेस के नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन के, और प्रतिपक्ष का मतलब सिर्फ इंडिया और एनडीए को छोड़ दीजिए तो 15-16 सीट ही बचती है। एक तरह से आमने सामने की लड़ाई है। और अब आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के सामने कौन, ये बोलने की जरूरत नहीं है, और राहुल गांधी के खिलाफ कौन, ये सवाल खड़ा हो गया। क्या बीजेपी राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी को लड़ाएगी, यानी राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहेंगे आने वाले समय में, तो क्या प्रधानमंत्री के पद के तौर पर नरेंद्र मोदी को लड़ाएगी, ये सवाल खड़ा हो गया। क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के साथ चुनाव में टिक पाएंगे? क्या बीजेपी को दूसरा चेहरा खोजने की जरूरत है? अब एकदम बाजी पलट गई है, देखने का तरीका बदल गया या बदल जाएगा, बदलने वाला है। मैं आगे की तस्वीर दिखा रहा हूं। हो सकता है मैं जब आज बोल रहा होता हूं तो लगता है कि ये कोई अप्रासंगिक बात, लेकिन नहीं, राजनीति की दिशा इसी तरफ से बदली है, इसी तरीके से बदली है कि जो लोग, जो एक समय राजनीति थी कि पूछा जाता था कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, और अब आने वाले समय में ये पूछा जाने वाला है राहुल गांधी के सामने कौन। क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी को पेश करने की हिम्मत कर पाएगी? ये मैं दोहराव है मेरी बातों में, लेकिन दोहराव इसलिए है कि ये स्ट्रेसफुली मैं बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने देश की राजनीति को बदला। आज भी इसको अब तुरंत मैं इमरजेंसी से जोड़ता हूं। राहुल गांधी ने आज इमरजेंसी पर जो कुछ भी सदन में पारित हुआ, उससे ठीक पहले राहुल गांधी और उनकी टीम ने जिस तरीके से आसन को आईना दिखाया, जिसकी चर्चा अब से थोड़ी देर पहले सभी वक्ताओं ने की है, उससे यह साफ हुआ कि बीता 10 साल किस तरीके से ये गुजरा है इमरजेंसी के हालात में, और कम से कम 5 साल तो निश्चित रूप से इमरजेंसी जैसे हालात में गुजरा है इसी ओम बिरला जी के सामने। ये बात स्पष्ट हो गई थी। उसके यही कारण है कि जब सदन की, बताइए, सदन का पीठासीन व्यक्ति, संवैधानिक संस्थान पर बैठा हुआ, कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को की निंदा करेगा। इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता राजीव जी, कि पीठासीन व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की निंदा करे। मैंने तो ये इंदिरा गांधी के बारे में दुनिया जानती है। उन्होंने वो 71 की नायिका रणचंडी दुर्गा, ये इंदिरा गांधी का परिचय है। और तुम कौन हो भाई? तुम कौन हो? कितने स्पीकर आएंगे और जाएंगे, लेकिन इंदिरा गांधी के को आप निंदा कर रहे हैं। उस पद से पद की गरिमा का ख्याल नहीं रहा, आप इंदिरा गांधी की निंदा कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की शहादत सब पर भारी है, सब पर। इंदिरा गांधी की शहादत के लिए इस सदन को हमेशा मौन रह करके, झुक करके सलाम करते रहना होगा। आने वाली पीढ़ियों को सलाम करते रहना होगा। इस सदन ने जो आज घृणित काम किया है इंदिरा गांधी की निंदा करने का, इन्होंने इमरजेंसी की निंदा नहीं की है। मैं इंदिरा गांधी की निंदा की बात कर रहा हूं। इमरजेंसी एक अलग विषय है और इंदिरा गांधी की निंदा करना एक अलग विषय है। पीठासीन पदाधिकारी ने की है, और मैं एकदम खुले तौर पर इस बौद्धिक जगत में इस चर्चा को छेड़ता हूं। क्या अधिकार है पीठासीन अधिकारी को प्रधानमंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का, निंदा बोलने का? निंदा प्रस्ताव नहीं है, लेकिन निंदा करने, ये घृणित काम किया गया। जो इस सदन से, जो इतिहास याद रखे, क्या इस देश में और सारे प्रधानमंत्री हुए? हर प्रधानमंत्री के काम में कुछ न कुछ अच्छाई बुराई होंगी, तो क्या सदन सबकी निंदा प्रस्ताव करता रहेगा?
कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब अगर प्रधानमंत्री आएंगे, वो जब पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो आप गिन नहीं सकेंगे इतने निंदा प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। क्या पेगासस के मामले में उन्होंने जनता के खिलाफ जो रक्षा के खर्च को इस्तेमाल किया, पेगासस में जासूसी की अपने नागरिकों की, ये क्या निंदा प्रस्ताव लाने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ पर्याप्त नहीं? आपने सड़कों पर मजदूरों को दौड़ा दिया, लॉकडाउन घोषित कर दिया, अनगिनत लोग मारे गए, ये क्या आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? आपने नोटबंदी में लोगों को भस्म कर दिया, अर्थव्यवस्था कुंठित कर दी, 54 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ताजा आंकड़ा है 1.8 लाख करोड़, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं संख्या, उतने लघु और मझोले उद्योग बंद हो गए। इन सब के खिलाफ भी आपके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ सकता है, झड़ियां लग जाएगी अगर इस परंपरा को अगर आगे बढ़ाया गया, जिस परंपरा को आज, जिस घृणित परंपरा को आज शुरू किया गया है। यह है उसका ये दूसरा पक्ष। इसलिए आज जो इमरजेंसी किस साल नहीं मनाई जाती थी? पिछले 5 साल में आपने क्यों नहीं कभी इमरजेंसी का निंदा प्रस्ताव पेश किया? 10 साल में क्यों नहीं पेश किया? आज क्यों पेश कर रहे? क्योंकि आप स्वयं इमरजेंसी के वाहक हैं। आपके इमरजेंसी के खिलाफ देश खड़ा है, विपक्ष खड़ा है, नेता प्रतिपक्ष खड़ा है। राहुल गांधी का जो राजनीतिक अभ्युदय हुआ है, उसका कारण है आपका इमरजेंसी। और इस इमरजेंसी को छिपाने के लिए, ढकने के लिए, दबाने के लिए आपने 50 साल पहले इमरजेंसी को सदन में निंदा के रूप तौर पर पेश किया। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उस इमरजेंसी की निंदा तो उस दौरान जो ज्यादती हुई स्वयं इंदिरा गांधी कर चुकी, सब लोग उसकी निंदा करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सदन ने इमरजेंसी की निंदा की है, वो पिछले 10 साल के इमरजेंसी के काले अध्याय को मिटाने के लिए ये काम किया गया है। और इसकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए, पुरजोर निंदा की जानी चाहिए। शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए, भावनाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, गुस्से की कमी नहीं होनी चाहिए। तरह से इस घटना की निंदा की जानी चाहिए। राजीव जी। जी प्रेम कुमार जी, और आप जिन भावनाओं के साथ अपनी बात रख रहे हैं बहुत जायज़ है। और इमरजेंसी के बाद उस वक्त जब चुनाव हुआ था, आप याद कीजिए 1977 का चुनाव, तो देश की जनता ने इंदिरा गांधी को हरा कर बता दिया था कि हाँ, हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उसी 80 में जब दोबारा चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी 350 से ज़्यादा सीटों से जीत कर आती हैं और इस देश ने स्वीकारा भी था। तो ये देश का इतिहास है, लोकतंत्र है, और इस बात को अगर वर्तमान सरकार नहीं समझती है तो फिर आगे क्या कहा जाए, क्या किया जाए। और अभी भी इस वक्त भी बीजेपी को तो हरा ही दी है इस देश की जनता ने 240 सीटें देके। अगर देश की जनता बीजेपी को सत्ता पर आसीन रखना चाहती तो 272 से ज़्यादा सीटें लेकर आती। तो इस देश में जो लोकतंत्र जिंदा है, अभी इस लोकतंत्र में कम से कम इतना तो देश की जनता बता ही देती है कि कौन हमारे लिए और आप क्या कर रहे हैं। हम लोग जितनी भी बातें करें, लेकिन कई बार देश की जनता उन चीज़ों को सामने लाकर रख देती है रिजल्ट के रूप में। इस देश में इंदिरा गांधी को भी देश की जनता ने हरा कर बताया, और इस देश में आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी इस देश की जनता अभी भी हरा चुकी है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी खुद भी अपना चुनाव हार जाएं। ये भी हो सकता है, जिसका जिक्र कर रहे थे धनंजय जी, या जिसका जिक्र पहले राहुल गांधी भी जब रायबरेली में भाषण दे रहे थे तो कर रहे थे। लेकिन यहां से राहुल गांधी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, जल्दी जल्दी जरा आप लोगों के कमेंट चाहूंगा। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष कितना यहां पर, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से, और कितना यहां पर बीजेपी के लिए और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब राहुल गांधी बन सकते हैं? वीडियो है वो दिखा दिया, और उसमें राहुल खुद बता रहे हैं कि वो जो है जनता की आवाज, जिस जनता ने उन पर, कांग्रेस पर और इंडिया गठबंधन पर विश्वास किया है, उसको उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हर संभव उपाय से उसको वो संसद में उठाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि मेरे लिए एलओपी का मतलब यही है कि मैं जो हूं देश की आवाज, और खास तौर से उनकी आवाज, उन्होंने सबका नाम लिया कि गरीब की, मजदूर की, दलित की, अल्पसंख्यक की,
सबका नाम लिया उन्होंने कि इन सबकी आवाज, जिन्हें बेजुबान कहा जाता है, जिनकी आवाज सरकारों तक नहीं पहुंचती है, उन तक आपकी आवाज मैं पहुंचाऊंगा। देखिए, हम इस बारे में थोड़ी सी दो एक बातें और कहना चाहते हैं। एक उपाध्यक्ष पद का जिक्र हुआ और उपाध्यक्ष पद के बारे में ये प्रचार किया जा रहा है कि उपाध्यक्ष जो है विपक्ष के पास पहले भी नहीं था। ये बात गलत है। जब यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, तो कांग्रेस ने, यूपीए ने पहले दिया था बीजेपी इसको, जो अकाली दल के चरणजीत सिंह अठवाल जी को, फिर श्रोमणी अकाली दल को दिया था और फिर बीजेपी के करिया मुंडा को दिया था। बिल्कुल। और उससे पहले भी हमेशा वाजपेयी के टाइम पे भी था कांग्रेस का, उससे पहले भी थे। ये हमेशा की परंपरा है, संसदीय परंपरा है कि उपाध्यक्ष पद हमेशा विपक्ष के पास रहता है। पिछले 5 साल में नहीं दिया, लेकिन अब जो है विपक्ष या खास तौर से कांग्रेस इसी की मांग कर रही है और ये उसको मिलना चाहिए। यही बात बताएगी कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी है वो संसदीय परंपराओं के बारे में कितना सोचती है। आप इमरजेंसी की आलोचना कर रहे हैं, आप उन इंदिरा गांधी की आलोचना कर रहे हैं जिन इंदिरा गांधी की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। आप ये भी भूल गए कि आज की तारीख में अभी 3 दिन पहले गेहूं का स्टॉक लिमिट किया है, जमाखोरी पे पाबंदी लगाई है, व्यापारियों से कहा है कि इस तरह अनाज नहीं रह सकते। क्यों? ये बात कोई मीडिया नहीं बता रहा है, कहीं खबर नहीं है। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है, गेहूं के उत्पादन में ठहराव आ गया है। जिस गेहूं को ठसाठस भर दिया गया था गोदामों में इंदिरा गांधी की हरित क्रांति में, किसानों को विश्वास में लेके, उसी किसान के साथ आपने शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। उसी किसान की बिजली महंगी कर दी आपने, उसी किसान का डीजल महंगा कर दिया, बीज, खाद, कीटनाशक, हर चीज। गेहूं का उत्पादन कम हो गया है 4% और ज्यादा भी बढ़ सकता है 4%। तो हालत जो है वो खराब हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। और चिंता की बात तो लोग मालूम ही नहीं है, लोग मालूम ही नहीं करना चाहते। हाँ, इंदिरा गांधी की आप आलोचना कर लो, प्रेम जी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, हम प्रेम जी का समर्थन करते हैं पूरा। इंदिरा गांधी की आलोचना करना एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है और उस देश की नायिका जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उसके खिलाफ इंदिरा गांधी का नाम लेना आज वाकई असहनीय बात है। और एक बात हम ये और कहेंगे यहां पे कि ये काम लोकसभा अध्यक्ष ने किया, तो लोकसभा अध्यक्ष कैसे होते थे? लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी जैसे होते थे जो न अपनी पार्टी की बात सुनते थे, हाँ अपनी पार्टी की नहीं सुनते थे, अपनी सरकार जो यूपीए की थी उसकी नहीं सुनते थे, किसी की नहीं सुनते थे, सत्य की बात सुनते थे। उन्हीं सोमनाथ चटर्जी के जब वो अध्यक्ष थे तो उस वक्त एक सांसद ने वहां खड़े होकर रोते हुए कहा था कि मेरी जान को खतरा है, ये मुलायम सिंह मुझे एनकाउंटर में मरवा डालेगा। और उस वक्त सोमनाथ चटर्जी आसन में बैठे हुए थे, हम हाउस में थे, और सोमनाथ चटर्जी ने दहाड़ते हुए कहा था कि मेरे सदस्य के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, खबरदार। और कांग्रेस का मुख्य प्रधानमंत्री था, खुद उनकी भी सरकार थी, लेफ्ट भी शामिल थे उसमें जी। उन्होंने कहा ये भी सरकार सुन ले जो यहां बैठी हुई है, दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार, और वहां पे भी जो यूपी में बैठे हुए थे मुलायम सिंह जैसे नेता, मुलायम सिंह कोई छोटे नेता नहीं थे, दबंग नेता माने जाते थे, वो भी सुन लें कि ये मेरे सदस्य हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये आज यहां पे गुहार कर रहे हैं रोते हुए कि उनकी जान को खतरा है, ये रो रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो ऐसे होते थे अध्यक्ष, स्पीकर, कि जो पक्ष विपक्ष कुछ नहीं देखते थे। बीजेपी के थे योगी आदित्यनाथ तो, लेकिन उनके फेवर में बोले, तो ऐसे होते हैं। आज ओम बिरला जी का दिन था, हमने पहले भी कहा, वो इसको सफल कर सकते थे। अभी हमने सुबह लिखा भी, बताया भी कि किस तरह से 2 बार बनना एक बहुत बड़ी बात है। बलराम जाखड़ जी बने थे और संयोग है कि वो भी राजस्थान से जीत के ही बने थे, सीकर से जीते थे वो जी। 5 बन चुके हैं 2-2 बार, लेकिन मजेदार तथ्य ये है कि एक ने भी पूरा का पूरा दूसरी बार 5 साल पूरा नहीं किया। आज अनुप्रिया पटेल ये बात कह रही थी जब सदन में, तो सारे सत्ता और विपक्ष दोनों हंसने लगे कि क्या ये पूरा कर पाएंगे।
बलराम जाखड़ ने किया था। बलराम जाखड़ रहे थे, यहाँ थोड़ा सा नहीं रहे थे, तो क्योंकि 89 में मध्यावधि चुनाव हो गए थे, सही बात है। तो 84 से 89 वो 5 साल उनके भी कम रह गए थे, सही बात है। 80 से 84 रहे थे, पूरा अपना करा था बलराम जाखड़ ने। फिरोजपुर से जीत के आए थे, पंजाब से, और फिर 84 से सीकर से जीत के वो, सही बात है, हार गए थे वो 89 में चौधरी देवीलाल से। खैर, तो ये जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ इस स्तर की बात करना बहुत ही शर्मनाक बात है। इंदिरा गांधी लोगों के दिलों में बसती है। इंदिरा गांधी ने एक काम नहीं किया है। इंदिरा गांधी तो वो महान नेता थी कि उन्हीं ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और उसके बाद में गरीबों को, छोटे व्यापारियों को, स्टूडेंटों को बैंकों से लोन मिलने लगा। राजाओं के प्रिविलेज खत्म कर दिए उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया का भूगोल बदल दिया उन्होंने। अमेरिका जैसे राष्ट्र को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था कि 7वां बेड़ा पहुंचा रहे हो, 7वां नहीं 8वां ही पहुंचा दो, लेकिन मैं अपने पड़ोसी बांग्लादेश के नागरिकों के ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगी। वो इंदिरा गांधी थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कौन घुसा है, कोई नहीं घुसा है। उन्होंने कहा था ना, बांग्लादेश के लोग मेरे देश में आ गए हैं और मुझे उनकी देखरेख करना पड़ रही है, इसलिए मैं अब वहां जाऊंगी। जी, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का बातों का प्रयोग करना। और दूसरी बात यह है कि जो उपाध्यक्ष का सवाल है, तो उपाध्यक्ष के बारे में ये जो गलत धारणाएं फैलाई जा रही है, इसीलिए हमने इसको क्लियर करना जरूर किया कि कांग्रेस ने अपने टाइम में, लास्ट सरकार उसी की थी, कांग्रेस की उसके बाद तो आई नहीं है 2014 के बाद, तो 2004 से 14 तक 5-5 साल उसने 2 लोगों को, बीजेपी के और श्रोमणी अकाली दल के लोगों को उसने उपाध्यक्ष का पद दिया था। जी 2014 से 19 के बीच भी दिया, AIDMK को दिया था, उनके ही घटना सहयोगी दल रहे हैं, लेकिन 2019 से 2024 के बीच इधर तो देखे ही नहीं, और अभी भी पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे। और लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी कि आखिर आपसे चर्चा हुई थी और उपाध्यक्ष पद हमको देंगे और अध्यक्ष पद आप रखेंगे, और इस पर सहमति भी थी। राहुल गांधी ने कल सुबह 11 बजे जब अपना वक्तव्य दिया था तो उसमें उन्होंने ये बात कही भी थी। लेकिन आज तक, इस वक्त तक मल्लिकार्जुन खड़गे राजनाथ सिंह के फोन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने फिर से सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया है, और सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से उनको ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, जो थोड़ा सा विवादित बयानों के कारण चर्चा में आए थे चुनाव के दौरान। आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, राहुल गांधी की हम चर्चा कर रहे हैं, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं राहुल गांधी का इस पद पर बैठना क्या मायने रखता है, और यहां से कितनी परेशान हो सकती है भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल। अनम्यूट कर लीजिए। राहुल गांधी अब लीडर अपोजिशन है, और वो लीडर अपोजिशन का मतलब है कि वो प्राइम मिनिस्टर में वेटिंग है, और अब प्रोटोकॉल का हिस्सा है वो। कोई विदेशी मेहमान आएगा, कोई राष्ट्राध्यक्ष आएगा, कोई प्रधानमंत्री आएगा, तो प्रोटोकॉल के तहत उनका भी मुलाकात होगी। और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा प्रभावित किसी भी डिग्निटरी को, देश की या विदेश की, राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि उनके पास एक व्यक्तित्व है और पढ़े लिखे हैं, तमाम विषयों में बात कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी बात नहीं कर सकते हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। वो बात जो करेंगे वो भैंस नाले की गैस या मंगलसूत्र, यही बातें वो कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी मतलब कोई सेल्फी लेने किसी नेता के साथ, तो बात अलग है। कोई गंभीर विमर्श किसी नीतिगत विषयों पर मैंने कभी सुना नहीं कि नरेंद्र मोदी ऐसा भी करते हों, तो ये उनके सामने दिक्कत आएगी। दूसरा चीज जो आप देख रहे हैं अभी, बहुत से लोगों को गलतफहमी होगी, नरेंद्र मोदी ये ताकतवर नहीं बचे हैं, निकल गया है सब। केवल वो ताकतवर होने की एक्टिंग कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि उनको झटका क्या लगा है। सबसे बड़ा झटका, जिसकी चर्चा हम यहाँ पे कर चुके हैं, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा एसेट जो उनके पास था, वो भाषण देने की कला जिसको कहा जाता था, वो भाषण देने की कला का असर नहीं हुआ।
उन सारी सीटों पे वो चुनाव हार गए जो भाषण हम आप याद करते हैं चुनाव के, उनके नरेंद्र मोदी के। तो भाषण अब नहीं चल रहा है। दूसरी बात कि जो बच्चा इसका करियर चौपट हो रहा है, जिसका साल बर्बाद हो रहा है, जिसकी सरकारी नौकरी या कंपटीशन की उम्र निकली जा रही है, उसको भाषण नहीं चाहिए। अभी आप देखिए कि एनटीए जैसी संस्थान सब कुछ आउटसोर्स करती है। राजीव जी, यूनिवर्सिटी के पेपर क्यों नहीं लीक होते, या पेपर अभी तक क्यों नहीं लीक हो रहे थे? क्योंकि वो पेपर सेटिंग एक बड़ा कॉन्फिडेंशियल काम है, उसका एक एसओपी है और पास सैक्रोसेंट है, उसकी एक गरिमा है, पवित्रता है। और वो आप अगर आउटसोर्स कर देंगे तो पूरा जो कोचिंग माफिया, ब्यूरोक्रेट और बीजेपी के नेता, उनका एक नेक्सस सामने आया। एक ही जो बीजेपी के नेता का स्कूल है उसके सेंटर में पढ़ा और 100% मार्क्स आ गए 6 लोगों के हरियाणा में। तो ये आज का जो युवा है वो ये नहीं मांग कर रहा है। ये ओम बिरला वही व्यक्ति हैं जी, अब मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने किसानों की मौत पर शोक प्रस्ताव आने से रोक दिया था। सोचिए आप जी, कितना कोई व्यक्ति असंवेदनशील होगा जो ऐसा भी कर सके। मणिपुर पे कितने दिन तक चर्चा नहीं होने दी। तो और लंबे समय तक देखिए हम लोगों ने संसद को कवर किया है, यहाँ बहुत सीनियर पत्रकार बैठे हुए हैं। कितने स्पीकर्स को देखा है, मीरा कुमार, संगमा, बलराम जाकर, बाल योगी, तमाम लोगों को देखा है। और इंक्लूडिंग मैं कहूँगा कि जो बीजेपी जो एंड मोदी सरकार की जो पहली स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, उनका भी कार्यकाल था, उनका भी कार्यकाल अच्छा कार्यकाल था। लेकिन आप इनके ओम बिरला के कार्यकाल को आप देखिए तो कितना अनडेमोक्रेटिक है। और हमने कभी भी देखिए सरकारों के खिलाफ तो हम लोग हमेशा से लिखते बोलते रहे हैं, जिसकी भी सरकार हो। यूपीए की सरकार थे, यूपीए की सरकार के खिलाफ भी लिखते थे, लेकिन स्पीकर के कॉन्डक्ट पे पत्रकारों के बीच चर्चा नहीं होती थी। उसको हम मानते थे कि ये अबव बोर्ड है, यहाँ पे हमारी एक लक्ष्मण रेखा आ जाती है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार वो लोग कौन थे? उसके लिए वो जिम्मेदार उस पद की गरिमा बनाने वाले उस आसन पर बैठे हुए लोग होते थे जी। मुझे नहीं याद आता कि मीरा कुमार का ऐसा कोई कॉन्डक्ट हो जो आज हम याद करें एज स्पीकर उन्होंने जो फैसले लिए हो, या संगमा का हो, या सोमनाथ चटर्जी जिनकी चर्चा भी शकील साहब कर रहे थे। मैं था उस दिन गैलरी में जब वो योगी आदित्यनाथ रो रहे थे और वो किस तरीके से कंसोल कर रहे थे कि आप हमारे सदस्य हैं, आपको हमारा पूरा प्रोटेक्शन है। कहाँ योगी आदित्यनाथ की आइडियोलॉजी और कहाँ एक मार्क्सिस्ट सोमनाथ चटर्जी। लेकिन देखिए ये तटस्थता होती है, ये न्यूट्रलिटी ये होती है। ओम बिरला जी का कॉन्डक्ट पहली बार मैं देख रहा हूं कि स्पीकर के कॉन्डक्ट पर हाउस के अंदर पहले दिन विपक्ष के बड़े बड़े नेता सवाल खड़ा कर दें कि आप वो हैं जो बर्खास्त करते हैं, आप वो हैं जो सस्पेंड करते हैं, आप वो हैं जो माइक बंद करते हैं। ये बड़ा शर्मनाक है। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक तो प्रेम कुमार जी ने उस पर लंबा वक्तव्य दे दिया कि इंदिरा गांधी पे, मतलब इन सब चीजों से उनको बचना चाहिए। और ये सब बच के, जैसे मैंने कहा कि वो सरकार की मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार को बिल पास कराने के लिए, हर बिल पास कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तो अब राहुल गांधी की एक स्थिति है और अब जो है वो और अब राज्यसभा में बीजेडी ने भी साथ देने से मना कर दिया है जी। बीजेडी के पास ठीक ठाक सांसद हैं राज्यसभा में जी। तो इसलिए अब बड़ा आसान नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी साहब अब ताकतवर नहीं बचे, वो अब ताकतवर होने की एक्टिंग कर रहे हैं। अभी दूसरा चैलेंज उनके सामने ब्यूरोक्रेसी आने वाला है। ये जो सिंडिकेट बन गया था 3-4 एक्सटेंशन देकर कैबिनेट सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर,
होम सेक्रेटरी, मतलब आदिकाल से हैं ये जी। भल्ला जी और क्वात्रा। तो अब इन सबको रिटायर करना पड़ेगा। रिटायर करने के बाद नए लोग आएंगे, वो नई परेशानियां लाएंगे। तो ये बहुत ताकतवर दिखने की का एक्टिंग है, ताकतवर बचे नहीं है वो। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे भी जानना समझना चाहता हूं कि यहां से क्या कुछ अब क्या परिवर्तन दिखाई देता है आपको। राहुल गांधी पे हम चर्चा कर रहे हैं इस सेकंड उसमें, और हालांकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन चूंकि आज का दिन ऐसा है कि 2-3 मसले और उस पर चर्चा ज़रूरी भी है। सुनील जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी का यहाँ नेता प्रतिपक्ष होना, और इसके बाद से जो बातें यहाँ पर रख रहे थे प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, उन बातों को भी थोड़ा आगे बढ़ाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा अभी दिखाई दे रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सचमुच क्या अंदर से आपको भी लगता है कि अब वो थोड़ा पहले जितने मजबूत नहीं हैं, और 240 सीटें ऐसे भी वो मजबूती तो प्रदान करती नहीं है? नहीं, वो मजबूती कैसे मिल सकती है आपको? आपकी पार्टी की सदस्य संख्या 303 से घट के 240 हो गई, बहुमत आपके पास है नहीं, जो दल आपको सहयोग कर रहे हैं वह आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, आपकी रीत नीति के अनुसार उन्होंने कभी काम नहीं किया, आप मुसलमानों के खिलाफ हैं और मुसलमानों के पक्ष में है और खुलेआम है, तो आप अपने विजातीय लोगों के साथ कैसे ताकतवर महसूस कर सकते हैं अपने आप? और लोकतंत्र में तो जन समर्थन ही आपके ताकत का आधार है। आपके साथ जनता कितनी है, जनता के साथ संवाद कितना है, जनता का आपके प्रति विश्वास कितना है। अगर मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में जहां उनके जीत के लिए रिकॉर्ड बनाने की बात कर रही थी, वह इस देश के सबसे कम अंतर से हारे हुए जीते हुए प्रधानमंत्री के रूप में उनकी व्याख्या की जाने लगी। वो मोदी जी जो पूरी पार्टी को जिताने का, पूरी सरकार को बनाने का मोदी की गारंटी के नाम पर जा रहे थे, उनको जन समर्थन नहीं मिला। तो आप कैसे हो सकता है, आपके पास उतनी ताकत कैसे हो सकती है? तो निश्चित रूप से अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप ताकत का अभिनय करेंगे, लेकिन अभिनय वास्तविकता नहीं होती है ना। ये तो सबको पता है कि अभिनय क्या है और वास्तविकता क्या है। राहुल गांधी के विपक्ष के नेता होने से मैं व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को सड़क पर चलने वाले नेता के रूप में देखता हूं, कि एक ऐसा नेता जो सड़क को उतरकर एक राजनीतिक माहौल तैयार किया सरकार के खिलाफ, एक ऐसी सरकार के खिलाफ वो व्यक्ति लड़ता रहा जिसके खिलाफ कोई भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक अलग तरह का माहौल बना हुआ था, और न भूतो न भविष्य थी, और एक अपराजीय पार्टी, एक अपराजीय नेता, और एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा था राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, कि आप इनको विश्वसनीय बनाइए, इनको लोगों से दूर किया जाए और लोगों के बीच में इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाए। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा चल रहा था, लगातार चलता रहा, संगठनात्मक रूप से चलता रहा, संस्थात्मक रूप से चलता रहा, संस्थागत रूप से चलता रहा। ऐसे में एक नेता जो सड़क पर था, लोगों की समस्याओं के साथ था, उनके साथ संवाद कायम करता हुआ दिखाई पड़ा और अब लोगों के मुद्दों पे बोलता रहा। सरकार से कभी भयभीत नहीं हुआ और सरकार से कभी अपनी बात करने में पीछे नहीं। ये अपने राजनीतिक आचरण से कभी यह बताने की कोशिश नहीं की कि वह सत्ता का लोलुप है या सत्ता किसी तरह से मिल जाए इसका प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के रूप में जो नेता, विपक्ष का नेता के रूप में जब राहुल गांधी आते हैं, तो लोगों के मन में यह बात आती है कि सरकार से आमने सामने खड़े होकर के अपनी बात कहने वाला, तार्किक तरीके से कहने वाला व्यक्ति विपक्ष का नेता बना है। और आज राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में जो पहला भाषण दिया, हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर वो हिंदी में बोले होते तो और शानदार होता। बिल्कुल, बहुत लोगों तक जाती है बात, खैर, लेकिन चूंकि बहुत ही कंफर्टेबल अपने आप को अंग्रेजी में पाते हैं, तो उन्होंने जो भाषण दिया है वो बहुत अच्छा दिया कि सदन का चलना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि लोगों की आवाज कितनी सुनी जाती है, यह महत्वपूर्ण है। अपनी बात को कह के राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने को जनता का वास्तविक प्रतिनिधि स्थापित किया। तो विपक्ष के नेता के रूप में एक मजबूत नेता, इरादों का पक्का, सरकार से जूझने वाला, विषयों को लेकर चलने वाला, संघर्ष करने वाला, सड़क पर पूरी तरह से एकदम तैनात, ऐसे नेता की जो पहचान होती है और विश्वसनीयता होती है, वो किसी सरकार के लिए चुनौती होती है। ये ऐसे नेता नहीं है जो ड्राइंग रूम में बैठ करके केवल भाष कर रहा है या किसी बैठक में खड़े होकर के सरकार की आलोचना कर दे रहा है, या जनता के मुद्दों पर सरकार से जूझने के लिए तैयार है और किसी सीमा तक जाने के लिए तैयार है।
या बिल्कुल मैं प्रेम कुमार जी ने जो बात की कि जो आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर जो बात कही गई, एक बहुत ही गैर जरूरी शुरुआत है। आप अगर प्रधानमंत्रियों के उनके निधन के बाद इस तरह की एक प्रस्ताव पारित करेंगे तो फिर बात ही आ जाएगी। आने वाले दिनों में कौन सा दृश्य दिखाई पड़ेगा आपको? प्रधानमंत्री कोई एक उसका मूल्यांकन किसी एक घटना के लिए तो होती नहीं है, उसके पूरे कार्यकाल के लिए होती है, उसके विभिन्न नीतियों के लिए होती है। निंदा प्रस्ताव अगर पारित किया जाएगा तो यह तो एक कम से कम लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। और इस तरह की प्रवृत्ति और इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि सरकार माने भारतीय जनता पार्टी इस तरह की गतिविधियों को बढ़ा करके विपक्ष के उस नैरेटिव को मजबूत कर रही है जिसमें वो संविधान पे खतरे की बात कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और यहाँ से अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। कल राष्ट्रपति का अभिभाषण है, दोनों सदनों को राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उसके बाद उस पर चर्चा भी होगी। 3 तारीख तक ये चलना है अभी सदन, लेकिन उससे पहले अब सदन सुचारू रूप से चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा जल्दी से क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा धनंजय जी आपसे, और इसके तुरंत बाद आपको एक शानदार इंटरव्यू दिखाएंगे हम। इंटरव्यू है अयोध्या यानी फैजाबाद से जीते हुए अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी से जीत के आए हैं, और उनकी चर्चा खूब है। वो क्या कुछ कहते हैं डीबी लाइव से चर्चा में हमारी सहयोगी बुशरा खानम ने इंटरव्यू लिया है, वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन क्लोजिंग कमेंट धनंजय कुमार जी, क्या कुछ आप देखते हैं अब आगे? अब आगे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि लोकतंत्र का जो असली अर्थ है वो देखने को मिलेगा संसद में। और अगर कुछ छूट जाएगा तो जो निकट भविष्य में चुनाव होने वाला है, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हो, चाहे बिहार में चुनाव हो, वो तमाम जगहों पे दिखाई पड़ेगा। और इस बार जो विपक्ष के पास इतना बड़ा बल है, और मैं राहुल गांधी के साथ साथ मैं अखिलेश की भी तारीफ करूंगा। अखिलेश यादव ने जिस तरह से, जिस तंजिया अंदाज में कहा, अगर सामान्य समझ का भी व्यक्ति होगा तो उसको समझ में आएगा कि ये जो आईना दिखाया है उसमें वाकई मेरा चेहरा गड़बड़ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार आईना भी दिखाएगा। और जो राहुल गांधी ने कहा है कि जनता की आवाज है, आम आदमी की आवाज है, सुनील जी ने बड़ा अच्छा कहा उसको कि वो सड़क पे चलते हुए नेता के तौर पे दिखाई पड़ते हैं, और ये खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि देश यहाँ से करवट ले रहा है और बहुत कुछ बदलने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ बदलते हुए हम देखेंगे आने वाले वक्त में। और कई लोगों को, नरेंद्र मोदी के चाहने वाले लोगों की के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान है, लेकिन आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जब दबाव फील करेंगे विपक्ष की तरफ से तो मुस्कान भी कायम रहे, मुस्कान लोकतंत्र पर कायम रहे, लोकतंत्र का चेहरा जो है वो बुलंद रहे, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इंडिया गठबंधन की अपनी रणनीतियाँ हैं, उन रणनीतियों में फंसते हुए कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आज मेरी बात आप लोगों को थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए धनंजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, अमरिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सीधे जल्दी से ले चलेंगे आपको इंटरव्यू की तरफ, और एक शानदार शख्स, और अयोध्या से बीजेपी को बहुत उम्मीद थी कि वो जीतेगी, और लेकिन हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदुत्व की राजनीति को अयोध्या ने खारिज कर दिया। और अयोध्या में जब अवधेश प्रसाद पासी की जीत होती है तो बीजेपी के कई नेता रोते हुए नजर आते हैं। कई नेता जो हैं वो कहते हैं कि अयोध्या वासियों तुमने ये क्या कर दिया, लेकिन फैज़ाबाद से जीत कर आते हैं अवधेश प्रसाद, और अवधेश प्रसाद ने एक अलग इतिहास रच दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं डीबी लाइव से चर्चा में, इस इंटरव्यू में आप ज़रूर देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।